आप सभी ने ये बात पढ़ी होगी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि वैद्युत स्थितिक बल एक संरक्षी बल हुआ करते थे। लेकिन ये जो कथन है वो हमेशा सत्य नहीं है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बना सकती हैं। ये जो स्टेटमेंट है कि बंद लूप नहीं बनाती, वो केवल स्थिर वैद्युतिकी में वैलिड है, जब उस वैद्युत क्षेत्र को स्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब भी एक वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को बदलने से उत्पन्न हो रहा होता है, तो उस वैद्युत क्षेत्र को तो कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, और इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो एक बंद लूप बनाती हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम को और हेनरी के नियमों को पढ़ने के बाद हमने ये बात तो सीख ली कि जहां कहीं भी चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स की समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसका ऋणात्मक मान जो होता है वो हमें देता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम प्रेरित विभवांतर भी कह सकते हैं। लेकिन हमने दूसरे अध्याय में ये भी सीखा है कि जहां कहीं विभवांतर होता है और विभवांतर की जो दूरी के साथ परिवर्तन की दर है, जिसे हम विभव प्रवणता भी कहते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो विभवांतर जहां कहीं भी होता है वो जन्म देता है किसको? एक वैद्युत क्षेत्र को। और ये जो हमारा सूत्र है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv किसके इक्वल होता है? माइनस के E.dl के। मतलब छोटा सा जो विभवांतर है वो किसके इक्वल है? वैद्युत क्षेत्र और छोटी सी दूरी के गुणनफल के बराबर। ये वो दूरी है जिन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर पता करना है। और अगर मैं दोनों तरफ का कर दूं समाकलन, तो विभवांतर किसके बराबर आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के सापेक्ष समाकलन। उसका जो ऋणात्मक मान है वो हमें दोनों बिंदुओं के बीच में क्या देगा? विभवांतर। लेकिन इस अध्याय में हमने कहीं भी विभवांतर नहीं बोला है, हमने उसे कहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये जो प्रेरित विभवांतर है वो एक वैद्युत क्षेत्र को जन्म देता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। और वो होता किस तरह से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के सापेक्ष जो समाकलन आ रहा होता है उसका ऋणात्मक मान इस प्रेरित विभवांतर के बराबर होता है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है उसमें फ्लक्स परिवर्तन की जो समय के साथ परिवर्तन की दर है उसका ऋणात्मक मान इसके भी तुल्य रखा जा सकता है। तो यहाँ ऋणात्मक से तो ऋणात्मक चिन्ह कट जाएगा। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से मिलता है। और अगर मैं थीटा को 0 मान लूं तो B.A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा क्या गया कि अगर किसी भी जगह पर हम चुंबकीय क्षेत्र को जब बदल रहे होते हैं तो उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, और चुंबकीय फ्लक्स के बदलने पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे कहा गया प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर एक कुंडली हो। चुंबकीय क्षेत्र अगर बदलेगा तो उस स्थान पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस बोर्ड के लंबवत कहाँ जा रही हैं? अंदर की तरफ। और अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र को बदलूं जो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? एक बंद लूप। हाँ, अगर मैं यहां पर एक कुंडली रख देता हूं तो होगा क्या कि कुंडली के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस कुंडली के अंदर, वो इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देंगे। फलस्वरूप एक वैद्युत धारा आएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और उस कुंडली के अंदर एक वैद्युत धारा हम देख सकते हैं जो फैराडे ने देखी थी। लेकिन फैराडे अगर इस कुंडली को ना भी डाले तब भी वहां प्रेरित वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा। बस ये जो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है उसको कुंडली डाल करके एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। और हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र है और उसको हमने बढ़ाया, तो बढ़ाने पर क्या होता है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तल के लंबवत बाहर की तरफ। मतलब विद्युत धारा कैसी आती थी हमारी? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। और जिस दिशा में प्रेरित विद्युत धारा आ रही होती है उसी दिशा में होता है हमारा प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। तो इस स्थिति में अगर मैंने इस अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया तो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी उनका जो लूप होगा वो भी कैसा होगा? घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को बदला जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या कहीं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं जो कि एक बंद लूप होती है। और जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, अगर उस दिशा में मैं अपने दाएं हाथ का अंगूठा रखूं और मैं मानकर चलूं इस चुंबकीय क्षेत्र को घटाया जा रहा है, तो उंगलियों का घुमाव मुझे ये बताएगा कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो किस तरह से घूमेगी। और अगर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अंगूठे को रख करके उंगलियों का घुमाव जिस दिशा में आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में क्या बनानी है? वैद्युत क्षेत्र रेखा बनानी है।
तो ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इसको तो कहा जाता है प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, और जो वैद्युत क्षेत्र रेखा ये उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं प्रेरित वैद्युत क्षेत्र रेखा। और अपनी इस बात को अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक दंड चुंबक है और उस दंड चुंबक से निकल रही हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये जो हमारी स्थिति है, मुझे यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र के बारे में पता करना है कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा क्या। तो अगर मैं इस स्थान पर खड़े होकर के देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब इस स्थान पर जो भी तल होगा उसके अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तल ना भी हो तब भी आप ये बात समझें, तल तो मैं केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इधर की तरफ। तो हमें क्या करना है, अपने दाएं हाथ का अंगूठा तो कर लेना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और उंगलियों का जो घुमाव है वही वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को घटाया गया और बढ़ाया गया तो उसके विपरीत। तो होगा क्या कि अगर ये दंड चुंबक इसके पास जाएगी तो अभी जो भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबक के पास आने पर वो बढ़ेगा, और चुंबक जैसे ही पास आएगी तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो होगा कैसा, एक बंद लूप, वृत्ताकार बंद लूप। और उस बंद लूप का जो तल होगा चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत बाहर निकलेगा। और ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा है इसकी दिशा कैसे होगी कि हमारी उंगलियों का घुमाव तो कैसा है, घड़ी के घूमने की दिशा में। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। और जब फैराडे ने अपने प्रयोग किए उस टाइम पर उसे ये बात नहीं पता थी कि वहां पर इस तरीके का एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस बात को समझाया किसने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। और साथ ही आगे चलकर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया जिसे हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो कुंडली को जैसे ही यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि फैराडे ने अपने प्रयोगों में एक कुंडली ली है, तो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है उसी प्रकार से उस कुंडली के अंदर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कुंडली के अंदर होते हैं वो इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं, तो विद्युत धारा आ जाती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये जो हमारी प्रेरित विद्युत धारा है जो अभी तक हमने पढ़ी है, जिसकी दिशा हमने निकाली है लेंज के नियम से, उसको जन्म कौन देता है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। और ये तब भी होगा जब आप कुंडली वहां पर ना रखो। और अगर आप इस कुंडली में कट लगा देते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन इसके सिरों पर एक विभवांतर तो होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर विभवांतर से वैद्युत क्षेत्र नहीं आ रहा है, पहले उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूमे तो अभी भी हैं, लेकिन वो इस जगह से आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन दोनों ही सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अब तक जो हमने काम किया है वो सारा आपको समझ में आना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र को बदलने पर वैद्युत क्षेत्र आता है, लूप अगर बंद हो तो विद्युत धारा आ जाती है, और ना हो तो एक विद्युत वाहक बल आता है। अब प्रेरित वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कोई m द्रव्यमान का और r त्रिज्या वाला एक पहिया है जिसके किनारे रिम पर एक रेखीय आवेश स्थापित किया गया है जिसकी प्रति इकाई लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा है। आप देख सकते हो कि रिम पर आवेश है, और ये आवेश किस तरह से है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है उसे कह दिया गया है कि वो है लैम्डा। और पहिए के जो स्पोक्स हैं वो बहुत ही हल्के हैं और कुचालक हैं। उससे होगा क्या कि आवेश रिम से अंदर की तरफ स्थानांतरित नहीं हो सकता। अब वह अपनी अक्ष के परतः घर्षण रहित घूर्णन हेतु स्वतंत्र है। मतलब ये जो हमारा पहिया है अगर इसको घुमाया जाए तो अपनी इस अक्ष के परितः जो तल के लंबवत है उसके परितः वो घूम सकता है जैसे नॉर्मली पहिए घूमते हैं। और पहिए के वृत्तीय भाग पर रिम के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आर के केवल उसी मान के लिए है जो कि ए से छोटा या उसके बराबर आए, परंतु ए जो है वो कैपिटल आर जो उस पहिए की त्रिज्या है उससे छोटा है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान तो कैसा है, नियतांक, क्यों परिवर्तित तो नहीं हो रहा है, और है किस दिशा में, ऋणात्मक z दिशा में, माइनस का k यही समझा रहा है हमें। तो क्रॉस का मतलब यही है, नेगेटिव z अक्ष, अंदर की तरफ जो दिशा है उसे हमें नेगेटिव z अक्ष माना है, और जो बाहर की तरफ आ रहा है उसे हमने धनात्मक z अक्ष माना है। और इस स्थिति के अलावा किसी भी जगह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी को माना गया है a, इसके अंदर सभी जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है b, ये रही वो रिम जिस पर वो आवेश वितरित है, और ये है इस पहिए की त्रिज्या r। अब हमें ये पता करना है कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को अचानक से हटा लिया जाए तो ये जो हमारा पहिया है वो कितने कोणीय वेग से घूमेगा।
सवाल के अंदर थोड़े से 11th के कॉन्सेप्ट भी यूज होने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी वस्तु घूमती है तो किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए जो चीज जिम्मेदार होती है वो होता है बल आघूर्ण टाउ। और जब कोई वस्तु घूम रही होती है तो वहां पर न्यूटन का दूसरा नियम घूर्णन के लिए लगता है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जैसे अगर कोई वस्तु चल रही होती है तो दूसरा नियम होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। घूमने के लिए बल की जगह तो होता है बलाघूर्ण, और जो द्रव्यमान होता है उसकी जगह आता है जड़त्व आघूर्ण आई, और यहाँ पर अल्फा क्या है, इसका कोणीय त्वरण। तो अगर ये पहिया घूमेगा, वो घूम तभी सकता है जब उस पर कोई बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण क्या होता है, विस्थापन और बल दोनों का जो सदिश गुणनफल होता है उसके बराबर। और जो जड़त्व आघूर्ण है इस आर त्रिज्या वाले पहिए का कितना होगा, एम आर स्क्वायर, इस वाली अक्ष के परितः जो तल के लंबवत है, क्योंकि तल के अंदर ही होती, वो ये वाली जो मैंने डार्क वाली लाइन बना रखी है इसके परितः होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये जो हमारा अल्फा है वो होता है कोणीय वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर। जैसे सिंपल त्वरण होता है वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर, ये होता है कोणीय वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर। तो घूर्णन में कॉन्सेप्ट तो वही लगते हैं आगे चलने वाले, बस यहाँ पर सारी चीजें कोणीय हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो विस्थापन होता है ये निकाला जाता है घूर्णन अक्ष के परितः। तो घूर्णन अक्ष के परितः ये जो परिधि की दूरी है वो भी हमें पता है कि पहिए की त्रिज्या के बराबर है। हमें ये पता लगना चाहिए कि जो आवेश है उसने कितने बल का अनुभव किया। तो आवेश बल का अनुभव तो तब करेगा जब वो किसी एक वैद्युत क्षेत्र में आएगा। तो होता क्या है, जैसे ही मैं चुंबकीय क्षेत्र को हटाता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम कहेंगे प्रेरित वैद्युत क्षेत्र। और मैंने आपको बताया है कि ये निकालना कैसे है कि E डॉट dl का जो समाकलन होता है वो किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स की समय के साथ परिवर्तन के दर के बराबर। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि केंद्र से r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान क्या होगा। तो ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो परिधि पर स्थित हर एक बिंदु के लिए नियतांक होगा, वो तो बाहर आ गया। और ये जो परिधि है इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr। ये किसके बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो B डॉट dA से मिलता है उसकी समय के साथ परिवर्तन की दर, या कहें उसका समय के सापेक्ष समाकलन। यहाँ पर ध्यान रहे कि क्षेत्रफल वो डाला जाता है जिस क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र केवल इतने क्षेत्रफल में बदल रहा होता है, केवल इतने क्षेत्रफल से वो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। तो ये क्षेत्रफल यहाँ पर कितना होगा, d अपॉन dt एज इट इज लिख देता हूं मैं, b एज इट इज, और a हमारा कितना आ जाएगा, पाई a स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या उस क्षेत्र की कितनी है, स्मॉल a, जिसके अंदर ये फ्लक्स बदलेगा। E मुझे निकालना है तो E डॉट 2πr किसके बराबर आ गया, d अपॉन dt किसका, b इंटू में पाई a स्क्वायर का। अब यहां से हम वैद्युत क्षेत्र तो निकाल सकते हैं, और ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक बंद लूप के अंदर होगा। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी वो एक बंद लूप बनेगी। कैसा बंद लूप बनेगी वो भी आपको पता हो, मैंने क्या कहा था, दाएं हाथ का अंगूठा रखे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और अगर ये चुंबकीय क्षेत्र घटा तो उंगलियों का घुमाव ही आपको ये बता देगा कि वैद्युत क्षेत्र का जो बंद लूप होगा वो किस तरह से होगा। तो वो कैसा आएगा, घड़ी के घूमने की दिशा में। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, और बनेगी एक बंद लूप। तो सारा का सारा जो धनावेश इस रिम पर होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल का अनुभव करेगा, मतलब वो भी घूमना शुरू कर देगा, और उसके घूमने की वजह से क्या होगा, एक बल लगेगा, और बल की अक्ष से कुछ दूरी भी है तो एक बल आघूर्ण लगना शुरू हो जाएगा। वो बल आघूर्ण निकाल सकते हैं हम R क्रॉस F से। और ये F हम कैसे निकालेंगे कि अगर कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र E में आता है तो जिस बल का वो अनुभव करता है वो होता है Q इंटू E। R क्या था, जिस अक्ष के परितः घूर्णन हो रहा है उससे परिधि की दूरी, वो हमें पता है R ही है, मतलब पहिए की त्रिज्या के बराबर। बल कैसे निकलेगा, आवेश न देकर के हमें रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है जो आवेश और लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व अगर लैम्डा है तो अगर मैं पूरी परिधि से उसका गुणा कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि पूरी परिधि पर आवेश क्या है। और वैद्युत क्षेत्र में अभी निकाल ही चुका हूं, वो यहां से डाल सकते हैं हम कि 1/2πr, क्योंकि ये जो हमारा 2πr जो e के साथ गुणनफल में है इधर जाएगा तो विभाजन में ही जाएगा, वो इधर बटे में चला गया। पाई a स्क्वायर ये नियतांक है, ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि बदला किसको जा रहा है, केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र को। तो अंदर क्या बचा, dB अपॉन dt, और ये किसके बराबर आ गया, mr स्क्वायर इंटू में d ओमेगा बाई dt। आप देख सकते हो dt से dt कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dt वो समय है जिस समय में चुंबकीय क्षेत्र को बदला गया,
और उतने ही समय के लिए ये हमें त्वरण मिलेगा, क्योंकि जब तक चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तभी तक ये हमारा त्वरण या वैद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2πr से 2πr कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा r इंटू लेमडा इंटू में πa² और ये mr² जो गुणनफल में है वो विभाजन में चला जाएगा, इंटू में क्या dB, और वो किसके बराबर आ जाएगा d ओमेगा के। आप देख सकते हो एक r से यहाँ r भी कट जाएगा, तो क्या आ गया लेमडा πa² बटे में कितना mr। और अगर मैं दोनों तरफ का समाकलन कर दूं तो ये सारी चीज कैसी होगी, नियतांक की बाहर आ जाएगी। dB का समाकलन क्या होगा, b मतलब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो वो पहले b0 था इस वाले क्षेत्र के अंदर, घटा करके 0 करा, तो परिवर्तन कितने का आ रहा है, b0 का आ रहा है। उसकी वजह से कोणीय वेग में एक परिवर्तन आएगा कि पहले वो 0 था, अब कितना हो जाएगा ω0, जिसे हम ओमेगा भी कह सकते हैं। तो ये जो पहिया है वो घूमना शुरू कर देगा कोणीय वेग से, जिसका मान होगा लेमडा πa² b0 बटे में mr। लेमडा क्या है, परिधि पर जो आवेश हमने वितरित कर रखा है उसका रेखीय आवेश घनत्व, πa² ये वो क्षेत्रफल है जितने क्षेत्रफल में इस चुंबकीय क्षेत्र को बदला जा रहा है, और m क्या है, पहिए का मास, r क्या है, पहिए की त्रिज्या। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कोणीय वेग। और ये बात हम अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि अगर सारा का सारा आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करेगा तो बल कहाँ लगेगा, घड़ी के घूमने की दिशा में। तो ये जो पहिया भी घूमेगा वो भी कैसे घूमेगा, घड़ी के घूमने की दिशा में, और उसके घूमने का वेग होगा ये वाला। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेरित वैद्युत क्षेत्र होता क्या है और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है।